हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। जिंदगी में दो बाप बहुत अहमियत के हामिल हैं। एक तरबियत याफ्ता नस्ल और एक पढ़ी लिखी औरतें। और एक पढ़ी लिखी औरत ही एक तरबियत याफ्ता नस्ल पैदा कर सकती है। आज के दौर में औरत का तालीम याफ्ता होना इतना ही ज़रूरी है जितना मर्द का तालीम हासिल करना ज़रूरी है। मर्द और औरत मिलकर ही एक मुआशरा बनाते हैं, लेकिन आज के दौर में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ होते हैं। ऐसे ख़ानदान में एक भी औरत अच्छी तरबियत नहीं कर पाती और फिर हमारा मुआशरा बर्बाद हो जाता है। मेरा नाम जावियार है। मेरी उम्र 27 साल की है। मेरे अब्बा डॉक्टर थे, मेरी अम्मा भी एक डॉक्टर थी। बचपन से अब तक मैं अपनी अम्मा के कहने पर चलता आया। अम्मा का शुरू से ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं और उनके ही रास्ते पर चलूं। मेरा अपना ख्वाब फौज में जाने का था, लेकिन अम्मा के ख्वाब की तकमील करते हुए मैं डॉक्टरी के शोबे में ना चाहते हुए भी चल पड़ा। अम्मा ने शुरू से एक ही बात सिखाई थी, औरत की इज्जत मेरी अव्वलीन तरजीह रहे, फिर चाहे औरत अमीर हो या गरीब, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़। मेरा काम बस इनकी इज्जत करना और उनसे इज्जत से पेश आना था। अम्मा ने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत तगोदो की। मेरे वालिद चाहते थे कि मैं बिजनेसमैन बनूं, जबकि मेरी वालदा का शौक मुझे डॉक्टर बनाने का था। एक रोज़ जब मैंने अपने वालिद से पूछा कि आप लोग मुझे इतना ऊंचा क्यों बनाना चाहते हैं, मैं नॉर्मल डिग्री भी तो ले सकता हूँ, मकसद पढ़ लिख कर अच्छा कमाना ही तो है। लेकिन वालिद का जवाब सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने बोला कि हमारा ख़ानदानी मेयार नौकरियां नहीं पसंद करता। किसी के नौकर बनने से बेहतर है तुम अनपढ़ ही रहो, अपना कारोबार बनवा देते हैं, इसको चलाओ। मेरे वालिद की सोच को देखकर एक बार मुझे शदीद हैरत का झटका लगा। और ये बात हकीकत है कि कुछ पढ़े लिखे भी जाहिल होते हैं, जिनका पढ़ लिख कर भी दिमाग सातवें आसमान तक पहुंच जाता है। मेरी वालदा का मुझे डॉक्टर बनाने का मकसद लोगों की भलाई करना थी, ताकि मैं लोगों की मुश्किल वक्त में उनके काम आ सकूं। और फिर जो घर के बड़े सिखाते हैं बच्चे भी वही सीखते हैं। मेरी अम्मा ने मेरा बहुत साथ दिया। मुझे पढ़ाने के लिए अब्बा के साथ लड़ झगड़ कर मुझे पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। 5 साल बाहर के मुल्क रहकर मैं उनके रंग में ढंग गया था। अम्मा की तमाम नसीहतें, तमाम ताकीदें पस से पुश रह गईं और मैं बहुत आगे निकल आया। मेरी अम्मा से हर दूसरे दिन बात होती थी, लेकिन जब जब वो कुछ समझाने की कोशिश करती तो मैं इनकी बातों को बदल देता और उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देता। कभी कभी वक्त के साथ साथ हम लोग बदलते नहीं, बल्कि अपना आप खो देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं वक्त के रहते बदला नहीं था, बल्कि अपनी शख्सियत, अपना वजूद, अपनी असल पहचान खो चुका था। बाहर के मुल्क रहकर वहाँ की रंगीनियों में रंगे जाने के बाद इस बात का एहसास ही बाकी न रहा कि जो सबक माँ ने बचपन से पढ़ाया है वो कहीं मैं भूल चुका हूँ। वो किताब जो मेरी माँ ने मुझे बचपन में पढ़ना सिखाई थी वो मुझसे कहीं खो गई है। मेरी डॉक्टरी मुकम्मल हुई तो मेरी अम्मा ने मुझे वापस पाकिस्तान आने को बोला, लेकिन मेरा इरादा अभी बाहर ही रहने का था। अम्मा की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान वापस आकर अपने मुल्क के लोगों की खिदमत करूं, लेकिन मेरी सोच अब मेरे अब्बा जैसी हो गई थी कि अगर कोई काम करना है तो बस पैसे के लिए। बाहर मेरा अच्छा काम चल रहा था, बेतहाशा पैसे भी कमाने लगा था। कई मरीजों को देखता, लेकिन किसी को बचाने की परवाह नहीं होती थी। अगर कोई मर गया तो मर गया, अपने पैसों से बस मतलब बाकी रह गया था। एक रोज़ रात के वक्त एक मरीज हस्पताल आया। हस्पताल की इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर मुझे फ़ोन किया और मुझे जल्दी हस्पताल पहुंचने का कहा। वो ख़ानदान का इकलौता वारिस था, 7 बहनों का इकलौता भाई, बूढ़ी माँ का इकलौता बेटा था। मैं इस वक्त नींद के नशे में धुत था। फ़ोन सुनने के बाद इंतज़ामिया से बोल दिया कि मैं अभी नहीं आ सकता, किसी और को बुला लो। जब मैं इतनी अच्छी तरबियत होने के बाद इनकार कर सकता था, तो फिर वहाँ के लोग तो वैसे भी बहुत बेहिस थे। इस रात जो हुआ मेरे लिए सारी ज़िंदगी का रोग बन गया। इन 7 बहनों का इकलौता भाई, बूढ़ी माँ का इकलौता बेटा इस दुनिया से चला गया। अगर मैं वक्त पर पहुंच जाता तो शायद मैं कुछ कर पाता। जिंदगी और मौत बेशक रब ताला के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ने कोशिश करने वालों को ही कामयाबी दी है। अगले रोज जब अस्पताल में कोहराम मचा हुआ था, बहनें माँ समेत रो रही थी, तो मुझे हैरत का झटका लगा कि क्या मेरे लिए वाकई इतनी सस्ती थी ये जान। लड़के की माँ ने मेरी तरफ देखा और मुझे देखकर मेरे सर पर हाथ रख दिया। बहुत सी दुआएं दी और अपने मुर्दा बेटे को लिए वहां से चली गई। ये इतने सालों में पहला वक्त था जिसने मुझे अंदर से हिला दिया था। मुझे इस वक्त से खौफ महसूस हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था। इस औरत की दुआ में शायद मेरे लिए बद्दुआ छुपी हुई थी। जिंदगी मामूल पर चलने लगी। एक हफ्ते बाद मैं फिर से अपनी जिंदगी में मगन हो गया। रोज कई मरीज आते, आधे बच जाते, आधे मारे जाते। मेरे लिए तो जैसे हराम हलाल का मतलब ही खत्म हो गया था। अच्छे बुरे की तमीज ही भूल बैठा था। 1 महीने बाद मेरे हेड ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। जब मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो मेरी रूह कांप गई। मैंने अपने हेड को आज तक इतने गुस्से में नहीं देखा था। मैं डरता हुआ अंदर की तरफ दाखिल हुआ
तो आंखें मजीद फटी की फटी रह गईं। जब सामने टेबल पर पूरा अस्पताल का इंतजामिया बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। इनमें हेड अस्पताल के ऑनर और मुझसे सीनियर डॉक्टर्स भी मौजूद थे। मैं हैरानगी से सबकी तरफ देख रहा था जब मेरे हेड ने एक पेपर मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने जैसे ही पेपर पकड़ा, पेपर को पढ़ते ही मेरे चेहरे के तमाम रंग उड़ गए। मुझे अपनी बेनाई पर यकीन नहीं आ रहा था। पेपर्स के मुताबिक मुझे अस्पताल से निकाल दिया गया था और अगर मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये मुल्क न छोड़ता तो मुझे पुलिस के हवाले कर दिया जाता और इसके अलावा मुझसे भारी भरकम जुर्माना भी वसूल किया जाना था। मैं सबको आंखें फाड़े देख रहा था। मुझे सबकी वजह समझ नहीं आई। मैंने अपने हेड की तरफ सवालिया नज़रों से देखा, जिस पर उसने मुझे बोला कि मैं अस्पताल में नाअहली और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करता हूँ और इस मुल्क को और इस अस्पताल को मेरे जैसे गैर जिम्मेदार डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, जिसके नज़दीक एक इंसान की ज़िंदगी की कोई कीमत ना हो। मैंने बेयकीनी से सबकी तरफ देखा। मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुल्क छोड़ना था, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि घर वापस लौटकर सबको क्या कहूँगा। पाकिस्तान में अम्मा अब्बा ने नाम और मुकाम पाया था। मैं सब कुछ मिट्टी में मिला चुका था। मेरे किसी भी एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं था। उल्टा अगर सब बिगड़ जाते तो मुझे 1 हफ्ता पूरा होने से पहले पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता। मैं पाकिस्तान वापस नहीं आना चाहता था, लेकिन अब मुझे अपनी माँ की गोद की अशद ज़रूरत महसूस हुई। मैं 2 दिन के बाद ही मुल्क छोड़कर अपने मुल्क पाकिस्तान आ गया था। अपनी सरजमीन पर कदम रखते ही एक अजीब सा सुकून मिला। अपने गांव पहुंचते ही सबसे पहले अपनी माँ से मिला, जो भी यकीनी से मेरी तरफ देख रही थी। उनको मेरे पाकिस्तान वापस आने पर हैरानगी हो रही थी। वो बेयकीन थी कि जो अपनी आंखों से देख रही है वो सच है या झूठ। मैं अपनी अम्मा के गले लगकर बेतहाशा रोया। अम्मा वजह पूछती रही और मैं खामोश रहा। हफ्ता गुजरा तो अम्मा एक कागज़ हाथ में पकड़े मेरे कमरे में ले आई। कागज़ मेरे हाथ में पकड़ाया, मुझे खामोश रहने को बोला। मैंने वो कागज़ पकड़ा तो इसमें लिखी तहरीर पढ़कर मेरी रूह कांप गई, जिसमें साफ अल्फाज में लिखा हुआ था कि मैं दुनिया के किसी भी मुल्क में जाकर अपनी डॉक्टरी इलाज नहीं कर सकता। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे 5 साल की मेहनत ज़ाया हो गई थी। मेरी इतनी भागदौड़ ज़ाया हो गई थी। अम्मा ने मुझसे पूछा कि ये सब क्या है, तो मैंने उनको एक एक लफ्ज़ सच बयान कर दिया। मेरी अम्मा ने अफसोस से सर हाथों में थाम लिया तो मुझे अपने किए पर मज़ीद शर्मिंदगी होने लगी। इस बूढ़ी माँ का रखा गया सर पर हाथ याद आया। अल्लाह तो दिलों के राज तक जानता है, तो फिर उसके साथ कैसे नाइंसाफ़ी हो सकती थी। और अब खामोशी को तो बहुत करीब से सुनता है, तो फिर इस बूढ़ी माँ की फरियाद कैसे न सुनता। मेरा मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो चुका था। मैं सारा दिन घर पर बैठा रहता। अब्बा कई बार कहते कि उठकर अस्पताल जाओ, लेकिन कैसे जाता। कई दिन बहाने करता रहा, लेकिन ये बहाने भी कब तक चल सकते थे। एक रोज़ अब्बा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और वही कागज़ मेरे सामने कर दिया जो अम्मा के पास था। मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो कागज़ अब्बा के हाथ में देखकर मुझे अम्मा से अजीब सी नफ़रत महसूस हुई कि उन्होंने ही अब्बा को कागज़ दिखाया, जबकि अम्मा इस वक्त कमरे में मौजूद न थी। ये कहना बेहतर होगा कि पहली बार मेरा औरत ज़ात से दिल उठ गया था। मेरे अब्बा ने मेरी बहुत बेइज्जती की, मुझे बहुत बुरा भला कहा और मैं सोच में था कि पैसा हर हाल में कमाना है। ये बात भी अब्बा ने ही सिखाई थी, लेकिन अब वो अपनी ही सिखाई हुई बात से मुकर रहे थे। कुछ महीने गुजरे तो अब्बा ने मुझे निकारा कहा और घर से निकाल दिया। अम्मा बहुत रोई, लेकिन मैं किसी सूरत अब वहाँ रुकना नहीं चाहता था। मैं सबको छोड़कर एहतियात के तौर पर अपनी तमाम डिग्रियाँ उठाकर दूसरे शहर आ गया। वहाँ मेरा ये दोस्त था जिससे मेरा राब्ता बहुत अरसे से था। मेरा वो दोस्त मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मैं जैसे ही दूसरे शहर गया तो सबसे पहले मैंने उसको पाया, लेकिन रूह तो तब कांपी जब उसने मुझे एक किराए का घर दिलवाकर अपना हाथ छुड़वा लिया और मुझसे हमेशा के लिए रुखसत ले ली, ये कह के कि आज के बाद उसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं। मुझे बहुत हैरत और दुख हुआ, लेकिन मैं कुछ कह भी ना पाया। मेरी ज़िंदगी जैसे रुक से गई थी। मेरी काहली, मेरी आलसी, मेरी ज़िंदगी भर का रोग बन गई थी। मैं जैसे तैसे करके गुजारा कर रहा था। शहर में तो बहुत किराया था, तभी मैंने एक गांव में छोटा सा घर किराए पर ले लिया। आसपास के लोग मुझसे अनजान ही थे और ये मेरे हक में बेहतर था। मैं सुबह मुंह अंधेरे निकल जाता, फिर रात के वापस आता। पहले पहल तो मुझे कोई काम ना मिला, फिर एक रोज़ मुझे बहुत ख्वारी के बाद मजदूरी का काम मिल गया। मुझे 100 ईंट एक साथ उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जानी थी। काम बहुत मुश्किल था, लेकिन मुआवजा 1 घंटे का 200 रुपये था। इस वक्त मेरे पास ये भी बहुत था। मैंने 6 घंटे काम किया और फिर उसके बदले मुझे मुआवजा मिल गया। रात जब चंद पैसे लेकर घर पहुंचा तो हाथों पर नज़र पड़ते ही आंखें उबल पड़ी, जहां बड़े बड़े छाले बनकर फट चुके थे। तकलीफ तो जैसे ख़त्म हो ही गई। मेरी छोटी सी गलती ने आज मुझे किस मुकाम पर खड़ा कर दिया था। काम चल रहा था और मैं भी इतने में ही खुश था। एक रोज़ मेरी तबीयत कुछ ठीक न थी।
जिस वजह से मैं काम पर न जा सका। अभी सोकर लेट उठा था कि मेरे घर का दरवाज़ा बहुत बुरे तरीके से खटखटाया गया। मैं एकदम से घबरा गया। मैंने पहले कुछ देर सोचा कि दरवाज़ा खोलूं या नहीं, फिर बाहर से किसी निस्वानी आवाज़ को सुनकर मैं जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। सामने देखा तो एक देहाती लड़की खड़ी थी। वो बहुत बुरे तरीके से रो रही थी। मैंने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। आंखें तो हैरत से तब खुली जब उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए अपने घर ले गई। ये घर कम और महल ज़्यादा था। मैं हैरत से इधर उधर देख रहा था जब औरत ने मेरा हाथ खींचा और मुझे एक कमरे में ले गई। कमरे में जाते देखा तो एक बार मेरी रूह कांप गई जब सामने एक बूढ़ी सी औरत को बेहोश देखा। वो लड़की कुछ इशारों में बताना चाह रही थी, लेकिन मुझे उसके इशारों की समझ न आई। मैंने खुद से ही इस बूढ़ी औरत को उठाकर बेड पर लटाया और उसकी नब्ज़ चेक की जो बहुत हल्की चल रही थी। मैंने जल्दी से 2-3 बार अपनी सीखी हुई तरकीब इस औरत पर आजमाई, जिससे वो होश में आ गई। मेरी खुशी की इंतहा न थी। वो लड़की भी खुशी से ऊंचा ऊंचा रोने लगी। वो शायद गूंगी थी, तब इशारों से मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी। इसने कई हज़ार के नए नोट मेरे हाथ में थमा दिए। मैं इतने नोट देखकर हैरान रह गया। इसको वापस करने चाहे जिस पर उसने मुझे इशारों में न जाने क्या कहा। मैं उनका शुक्रिया अदा करके वापस अपने घर आ गया। घर आकर जब मैंने वो पैसे गिनना शुरू किए तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो पूरे 1 लाख रुपए थे। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब इन पैसों का क्या करूं। मैं सारा दिन घूम कर देखा कि कहाँ इन पैसों को लगाकर मज़ीद पैसे कमाऊं। एक दुकान जिसके बाहर लिखा था पैसे को पैसा बढ़ाओ। मैं तजस्सुस के मारे अंदर गया और यहाँ मैंने ज़िंदगी की दूसरी बड़ी गलती कर बैठा। वो कोई कारखाना था जिसमें मैंने अपना 1 लाख रुपया लगा दिया। कई दिन गुजरे। अहद के मुताबिक जब मैं अपना मुआवजा लेने गया तो वहाँ कारखाना बंद था। कोई बंदा ना बंदे की ज़ात वहाँ पर मौजूद थी। मैंने जब इधर उधर से कारखाने के बारे में पूछा तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई जब सब ने बोला कि कारखाने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उनके साथ मुलविस लोगों को भी तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक ड्रग माफिया से था। मेरा वजूद कांपने लगा। ये सब हो क्या रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। दिमाग साएं साएं करने लगा था। मैं उल्टे कदमों वापस अपने घर पहुंचा। इससे पहले पुलिस मेरे घर आती, उसी रात मैंने घर छोड़ा और अपने शहर वापस लौट आया। घर आकर अब्बा से माफ़ी मांगी, अम्मा के पाँव पकड़ लिए, लेकिन अब्बा किसी सूरत मुझे घर रखने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने अम्मा से बोला कि वो जो चाहेंगी मैं वो करूँगा, बस मुझे घर में रख लें। अब्बा ने मुझे बोला कि अगर मैं वहाँ रहना चाहता हूँ तो इनकी मर्ज़ी से उनकी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी। मुझे किसी बात से कोई एतराज़ नहीं था। मेरे अब्बा की कज़न थी जिनकी एक ही बेटी थी। वो बहुत अमीर कबीर थे। इस लड़के के वालिद इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। अब पूरी दौलत की वारिस सिर्फ वो लड़की ही थी। अब्बा को बस पैसे से मतलब था। मुझे भी अपने बचाव के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी माँ की मर्जी से मैंने एक देहातन से शादी कर ली, क्योंकि वो गांव की अमीर तरीन लड़की थी। लेकिन हैरत तो तब हुई जब मुझे पता चला कि वो लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, वो सफ़ेद अनपढ़ थी। मुझे बहुत दुख हुआ अपने बाप पर। न जाने उन्होंने किस बात का बदला लिया था मुझसे, जो मेरे लिए एक अनपढ़ लड़की ही मिली उन्हें शादी के लिए। शादी की पहली रात इस लड़की ने आधी से ज़्यादा जायदाद मेरे नाम कर दी थी। लेकिन इस वक्त मेरा दुख किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं एक डॉक्टर था और मेरी बीवी को पढ़ना भी नहीं आता था। मैंने अगले रोज़ अम्मा से बहुत झगड़ा किया और उनसे पूछा कि उन्होंने किस बात का बदला लिया है मुझसे। मैं उनकी इकलौती औलाद थी, फिर भी उन्होंने एक अनपढ़ के साथ मुझे बांध दिया। मेरी अम्मा मेरी बात पर काफ़ी हैरान हुई। शायद वो मेरे लहजे पर हैरान थी। अभी मैं गुस्से से चीख रहा था कि मेरे पीछे न जाने कब अब्बा आके खड़े हो गए और मेरे चेहरे पर खींच कर थप्पड़ लगाया और मुझे अपने कमरे में जाने के लिए बोला। मैं गुस्से में कमरे में आया, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब सामने ही मेरी बीवी लाल रंग के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो कहीं से भी देहाती औरत नहीं लग रही थी। मैंने गुस्से में उसका मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा कि तुम एक देहातन लड़की हो और तुम्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। ये मेरा एहसान है जो मैंने तुम जैसी गंवार लड़की को अपना लिया है। कहाँ मैं डॉक्टर और कहाँ तुम अनपढ़ जाहिल गंवार। वो बस मुझे आंखें फाड़े देखती रही और फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। जब उसने बात की तो उसकी बात करने का अंदाज बिल्कुल गंवार लड़की जैसा था। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा हंसी आई, जो मैंने छुपाए बगैर उसको जाहिर कर दी। मैं उसको दिन भर अकेले में बेइज्जत करता रहता, लेकिन वो हमेशा मुस्कुरा देती। एक बात जो मुझे हमेशा हैरान करती रहती थी वो ये कि वो हर वक्त मेरी खिदमत में लगी रहती थी। उसने मेरे कहे बगैर मुझे बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया था। एक रोज़ मैं दोपहर के वक्त घर आया तो मेरी बीवी घर पर मौजूद न थी। ये शादी के बाद से अब तक पहली बार हुआ था। मुझे काफ़ी हैरत हुई, क्योंकि रात के वक्त जब मैं घर आता तो वो तैयार मेरा इंतज़ार कर रही होती थी। घर में अम्मा के अलावा कोई मौजूद नहीं था। मैंने जब अम्मा से बीवी के बारे में पूछा
तो इनका अनोखा जवाब सुनकर मैं नासमझी से इनकी तरफ देखने लगा। जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी खड़ी की गई बलाएं वो उतारने में लगी हुई है, मैं खामोशी से कमरे में चला गया। वहाँ खाली कमरा मुझे मुंह चढ़ा रहा था। आजकल मैं अपने नए बिजनेस को वक्त देता था, किसी और चीज़ पर ध्यान देने का वक्त नहीं रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। हर चीज़ पस से पुश डालकर ज़िंदगी के नए डगर पर चल पड़ा था। लेकिन ये खामोशी शायद तूफान से आने से पहले वाली खामोशी थी। अपनी बीवी को इग्नोर करके मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा मगन हुआ कि सब कुछ भूल ही गया। मेरी बीवी दिन भर के काम करती और रात जब मैं घर आता तो मुझे खाना देकर सो जाती। मैं काफ़ी हैरान होता कि ये इतनी जल्दी क्यों सो जाती है। मैं कई दिन से नोट कर रहा था। एक रात मैं लेट घर आया तो मेरी बीवी घर नहीं थी। अम्मा बस जाग रही थी। मैंने जब इनसे अपनी बीवी के बाबत सवाल किया तो अम्मा ने बताया कि वो कुछ दिन के लिए अपने मैके गई है। मेरी ज़ात पर कोई फ़र्क न पड़ा क्योंकि वो जब घर मौजूद होती थी तब भी हम दोनों में कुछ ख़ास बातचीत नहीं होती थी। वो ज़्यादातर खामोशी रहती थी। अभी मेरी बीवी घर न लौटी थी जब एक दिन मेरी फेसबुक पर एक पढ़ी लिखी लड़की से दोस्ती हो गई। हेलो हाय से बात की इब्तिदा हुई और फिर हम रात भर जाकर बातें करते। अभी तो सब ठीक था क्योंकि मेरी बीवी घर पर मौजूद नहीं थी। मेरी अपनी अनपढ़ बीवी के बारे में भी उस लड़की से बातचीत होती रहती थी। मेरी बीवी पूरे एक हफ्ते के बाद वापस घर लौटी तो उसके अंदाज कुछ बदले बदले थे। मैंने ज़्यादा ध्यान न दिया। मैं इस लड़की से मुसलसल बात करता रहता और मेरी बीवी कंबल सर तक तान के सोई रहती। रात भर मैं बीवी की तरफ न देखता और इस लड़की से अंग्रेज़ी में बातें करता रहता। मैं इस लड़की से अंग्रेज़ी में बातें करता ताकि मेरी बीवी को शक न हो। वो भी मेरी बीवी के बारे में सब जानती थी, तभी बहुत कम उर्दू में बात करती थी। कई महीने ऐसे ही गुजर गए। हर तरफ खामोशी का गहरा राज था। सब बिल्कुल ठीक चल रहा था। पहले तो बीवी बोलती हुई बर्दाश्त नहीं थी, लेकिन अब वो कमरे में भी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं थी। मुझे एहसास ही न हुआ कि मैं कब इतना बदल गया। सच कहा है, अच्छा वक्त आ जाए तो अपना बुरा वक्त कभी ना भूलो। अब मेरा अपना बिजनेस था। ये इन दिनों की बात है जब एक दिन मैंने दूसरी शादी का फैसला किया और शादी भी फेसबुक वाली उस लड़की के साथ। मैंने उस लड़की से भी बेइंतहा मोहब्बत का इजहार किया। एक बात जो मुझे बहुत परेशान करती थी वो ये थी कि मैंने जितनी बार फेसबुक वाली लड़की से उसकी तस्वीर मांगी वो हमेशा कोई बहाना बना देती या फिर नाराज़ हो जाती। उसकी नाराज़गी के डर से उससे तस्वीर मांगना छोड़ दिया। जब मैंने उससे शादी का इजहार किया तो उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब उसने कहा कि मुझसे शादी करने से पहले तुम्हें अपनी पहली बीवी को मारना होगा, मैं हैरान था कि वो मारने का क्यों कह रही है। मैंने उसको बहलाने की कोशिश की और उसको इस बात का यकीन दिलाया कि इससे शादी से पहले मैं अपनी पहली बीवी को तलाक दे दूंगा। लेकिन उस लड़की का कहना था कि अगर तलाक के बाद उसने अपनी जायदाद वापस ले ली किसी भी तरीके से तो। चूंकि मैं अपनी हर बात फेसबुक वाली लड़की से कर चुका था, बाहर के मुल्क से लेके पाकिस्तान वापस तक और उसके बाद गांव से लेके अपने शहर वापसी और अपनी बीवी से शादी तक हर बात इस लड़की को बता चुका था। इसीलिए उसको डर था कि शादी के बाद मेरी बीवी मेरे लिए कोई मसला खड़ा ना कर दे। पहले पहल तो मुझे बहुत खौफ आया, लेकिन जब फेसबुक वाली लड़की ने बोला कि अगर मैंने अपनी बीवी को ना मारा तो वो मुझसे शादी नहीं करेगी और मुझे छोड़ देगी, मैंने उससे वादा किया कि मैं एक ऐसे जहर के इंजेक्शन को जानता हूँ जो लगने के 10 मिनट बाद इंसान हाथों पाँव से मफलूज हो जाता है और 15 मिनट बाद दिमागी तौर पर अपाहज हो जाता है और ठीक आधे घंटे बाद इंसान की मौत हो जाती है। वो लड़की तो बहुत खुश हो गई और अब मुझे भी अपना काम सरअंजाम देना था। मैंने उसको यकीन दिलाया कि मैं अपनी बीवी को जहर का इंजेक्शन लगा दूंगा जो आधे घंटे में अपना काम कर दिखाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। रात के वक्त जब बीवी कमरे में आई तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। मैंने इंजेक्शन अपने दराज में रखा हुआ था। मेरी बीवी अपनी जगह पर आकर लेटी और कुछ देर बाद सो गई। मैंने उसकी भारी सांसों की आवाज़ कमरे में सुनी तो मुझे यकीन आ गया कि अब मुझे अपना काम करना चाहिए। मैंने फेसबुक वाली लड़की को मैसेज किया और उसे बताया कि मैं अपनी बीवी को इंजेक्शन लगाने लगा हूँ और फिर हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। आज उसके जवाब में कोई जोश नज़र नहीं आया। मैं काफ़ी हैरान हुआ कि पहले तो बहुत जल्दी मचाई हुई थी, अब क्या हो गया। लेकिन मैंने उसके रवैये की तरफ ज़्यादा ध्यान न दिया और बीवी को जहर का इंजेक्शन लगा दिया। बीवी अपनी जगह से हिली तक नहीं, बस एक हल्की सी सिसकी उसके मुंह से उस वक्त निकली जब मैं इंजेक्शन लगा चुका था। बीवी के वजूद में किसी किस्म की कोई हरकत ना हुई। मेरे चेहरे पर परेशानी से पसीना भी था और फिर खौफ भी था कि किसी को कुछ पता न चल जाए। मैंने इंजेक्शन लगाने के बाद इस लड़की को भी बता दिया कि मैं अपनी बीवी को मार चुका हूँ। आगे से उसका कोई रिप्लाई ना आया तो मुझे काफ़ी हैरत हुई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो मैसेज सीन करके रिप्लाई क्यों नहीं दे रही थी। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम था। कुछ देर गुजरी जब इस लड़की की मेरे पास वीडियो कॉल आई। मुझे बहुत हैरत हुई, जो लड़की तस्वीर नहीं देती थी उसने कॉल कैसे कर ली।
یہ میرے لیے تجسس کی بات تھی۔ میں نے حیرت اور تجسس کی ملی جلی کیفیت میں کال اٹھائی تو میری جان نکل گئی جب سامنے کوئی اور نہیں میری بیوی تھی، اور وہ میری ہی بیوی کی بابت پوچھ رہی تھی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب میری بیوی نے اپنے اوپر سے کمبل ہٹایا اور پھر میرے ساتھ انگریزی میں باتیں کرنے لگی۔ میرے منہ پر کفل لگ چکا تھا، میرے پاس الفاظ نہ تھے بولنے کے لیے۔ میری بیوی کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں اور وہ دم سادے میری جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، چہرے پر پسینہ پانی کی طرح نچڑ رہا تھا، میرا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی صفائی میں کیا بولوں۔ اس نے بھی کچھ نہیں کہا اور بس خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ مجھے اس بات کی فکر لگ گئی تھی کہ اب وہ ابا کو کچھ بتا نہ دے، اور شرمندگی الگ سے تھی۔ اگلی صبح بہت عجیب تھی، سب اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے، اور اگر کوئی گھر پر موجود نہیں تھا تو وہ بس میری بیوی تھی۔ بہت سی باتیں تھیں جو سلجھانے والی تھیں۔ اگر فیس بک والی لڑکی میری بیوی ہی تھی تو کیسے اس نے اتنی انگلش سیکھی اور کہاں سے؟ وہ تو ان پڑھ دیہاتی عورت تھی۔ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ شام کے وقت میری بیوی گھر لوٹ کر آئی تو میں نے اس سے کئی سوال ایک ساتھ پوچھ ڈالے۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کا چہرہ اس وقت بالکل سپاٹ تھا، کوئی رمق نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اس کے دیکھنے سے خوف محسوس ہوا۔ انسان کی عقل اس وقت بالکل بند ہو جاتی ہے جب کوئی اسے اپنے پیار میں اندھا کر دے۔ کئی دن گزر گئے لیکن میرے سوالات کے جوابات مجھے نہ ملے نہ ملنے تھے۔ اب میری بیوی بے جھجک گھر سے باہر چلی جاتی تھی۔ مجھے تجسس ہوا کہ آخر یہ جاتی کہاں ہے۔ ایک روز صبح سویرے میں نے سونے کا ناٹک کیا اور اس کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ جیسے ہی گھر سے نکلی میں بھی اس کے پیچھے نکل پڑا۔ پورا راستہ اس کا پیچھا کرتا گیا لیکن پیروں تلے سے زمین تو اس وقت نکلی جب میری بیوی ایک سنسان بیابان رستے پر ایک کھنڈر نما عمارت میں گھس گئی جہاں عمارت کا کچھ کام چل رہا تھا۔ میں بھی چپکے سے اس کا پیچھا کرتا عمارت میں گھس گیا۔ وہاں جا کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب میری بیوی 3-4 آدمیوں کے ساتھ مل کر کچھ باتیں کر رہی تھی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا اور تجسس مزید بڑھ گیا کہ میری بیوی آخر ان مردوں سے کیا بات کر رہی ہے۔ میری بیوی نے 1 سے 2 بار پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن میں اس کی نظروں سے بچ کر واپس گھر لوٹ آیا۔ میری بیوی رات کے وقت جب گھر آئی تو میں نے اس کے کمرے میں آتے ہی پوچھنا شروع کر دیا کہ وہ کہاں گئی تھی، جس پر اس نے بتایا کہ وہ کام سے گئی تھی۔ زمینوں کے کچھ کاغذات کے مطابق کچھ کام تھا۔ مجھے اس کی باتوں پر بھروسہ نہیں آیا لیکن میرے پاس پوچھنے کو اور کچھ نہ تھا۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے، میرے اور میری بیوی کے درمیان کچھ بات چیت نہ ہوئی۔ شاید اب میرے سکون کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ ایک روز میں سویا ہوا تھا جب گھر پر کھٹاک ہوئی۔ گھر پر میں اور میری بیوی ہی موجود تھے۔ میری بیوی نے دروازہ کھولا تو اونچی مائک میں سے آواز سنائی دینے لگی۔ میں نیند میں تھا جب میرے نام کی آواز میرے کانوں میں سنائی دی۔ میں جلدی سے اٹھ کر نیچے گیا تو میری روح کانپ گئی۔ سامنے اتنی فوج پولیس کھڑی تھی کہ میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونا شروع ہوئیں۔ میری بیوی میرے پاس آئی اور مجھے ہتکڑیاں دکھانے لگی۔ مجھے حیرت پر حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ میں نے ناسمجھی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ میرے دیکھنے پر اس کے الفاظ سن کر میرا سر چکرا گیا۔ پولیس زاویار اریسٹڈ یو۔ اب تو میرا سر چکرا رہا تھا۔ اتنی دیر میں ابا گھر لوٹ آئے۔ ان کی کیفیت بھی مجھ سے الگ نہیں تھی۔ انہوں نے میری بیوی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا جس پر میری بیوی نے میرے ابا کو ساری کہانی سنا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ میں ڈرگس مافیا کے ساتھ کام میں بھی ملوث رہا ہوں۔ یہ سب انفارمیشن میری بیوی کو کہاں سے ملی مجھے نہیں پتا تھا۔ میں تو بس اتنا جانتا تھا کہ بس میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میری بیوی نے سب کو یہ بھی بتا دیا کہ میں کیسی لڑکی کے پیچھے لگ کر اپنی بیوی کو زہر کا انجیکشن دے چکا ہوں۔ اگر میری بیوی انجیکشن بدلتی نہ تو اب تک واقعی مر چکی ہوتی۔ سب میری طرف آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ میری اماں کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ میرے ابا بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور پھر یہ حقیقت بھی سامنے آ گئی کہ میری بیوی کوئی ان پڑھ نہیں بلکہ پڑھی لکھی DCO افسر ہے، اور یہ بات سب جانتے تھے سوائے میرے۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ میں اسے اسی حالت میں قبول کروں، اسی لیے میری بیوی نے سختی سے سب کو منع کر دیا تھا کہ مجھے کوئی سچ نہیں بتائے گا۔ میری اماں نے زندگی میں پہلی مرتبہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا اور مجھے بہت برا بلا کہا تھا۔ اس سب میں میری بیوی نے اپنا یونیفارم پہنا اور مجھے ہتکڑی پہنا کر اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے۔ مجھے اس کے آنسو صاف نظر آ رہے تھے۔ مجھے زندگی میں کبھی اتنی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی تھی جتنی مجھے اس کے آنسو دیکھ کر تکلیف اٹھانی پڑی تھی۔ میں اس کی طرف یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ اتنی دیر میں پولیس اسٹیشن آیا اور مجھے 10 سال بامشقت قید کی سزا ہو گئی۔ 7 کروڑ جرمانہ بھی پڑا۔ 10 سال قید کاٹنے کے بعد میری بیوی نے مجھے سچے دل سے قبول کیا۔ میرے گھر واپسی پر مجھے کھلے دل سے ویلکم کیا۔ میں نے اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی جس پر اس نے کھلے دل سے میری معافی قبول کی۔ میری رہائی کے 1 سال بعد اللہ نے مجھے پیاری سی بیٹی دی
جس کی تربیت کی ذمہ داری میں نے اپنی بیوی پر ڈال دی، لیکن اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کا ہر پل ساتھ دوں گا، کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میں اب اماں کے ساتھ ہسپتال میں لوگوں کا مفت علاج کرتا ہوں، ساتھ ابا کی خواہشات کے مطابق اپنی بیوی کا بنایا گیا بزنس سنبھالتا ہوں۔ میری بیوی DCO تھی اور لوگ اس کے نام سے بھی گھبراتے تھے، لیکن میں اب اس کے ہر لمحے، اس کی ہر کامیابی کو سراہتا تھا۔ میری غلطیوں کی، میری لالچ کی سزا مجھے بہت اچھے سے مل گئی تھی، اور یہ آنے والی ہر نسل کے لیے سبق تھا۔ پیسہ انسان کی خواہشات پوری کر سکتا ہے لیکن ختم نہیں۔ اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس کو حلال اور حرام ہم نے خود کرنا ہے۔ میں اب تھوڑا کماتا تھا لیکن حلال کمانے کی کوشش کرتا تھا، اور اپنی ڈاکٹری تو میں نے بس اللہ کے نام لوگوں کے لیے وقف کرتی تھی، جس میں میری بیوی نے میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ مشکلات کے بادل چھٹ گئے تھے، اب ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، ہر طرف بہار تھی، جس میں سے میں نے اور میری بیوی نے خوبصورت پھول چن لیے تھے۔ زندگی کا اصل مقصد تو اب جا کر سمجھ آیا تھا، اور خوشحال زندگی کیسے گزاری جاتی ہے اس کا بھی اندازہ اب ہوا تھا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ایک پڑھی لکھی عورت ہی ایک بہترین معاشرہ بناتی ہے۔ میرا گھر، میری زندگی اور میری بہترین نسل بھی میری پڑھی لکھی بیوی نے بنائی تھی۔ ایک مرد پڑھا لکھا ہو کر جاہل نکل آئے تو معاشرہ خراب ہوتا ہے، لیکن اگر ایک عورت پڑھی لکھی ہو کر جاہل بن جائے تو معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔